प्यारे बच्चों, रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर, जैन। क्लास 12th की बायोलॉजी का दूसरा यूनिट जेनेटिक्स, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर पहला स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागति के सिद्धांत और विविधता। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने जेनेटिक्स की डिफिनीशन, हेरिडिटी, वेरिएशन और वेरिएशन काजेज के रीजन कैसे उत्पन्न होते हैं, विभिन्नताएं कैसे पैदा होती हैं, और मेंडल के संकरण के संदर्भ में उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किस तरीके से उन्होंने आनुवंशिकता के क्षेत्र में कार्य किया, उनको सफलता जीते जी कह लीजिए क्रेडिट नहीं मिला, ये सारी बातें हम लोगों ने चर्चा की थी। और यहाँ पर आ गए थे हम लोग रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। रीडिस्कवरी, इसकी बात हम लोग कर रहे थे कि री माने पुनः, रीडिस्कवरी दोबारा, यानी उसकी खोज, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल के कह लीजिए कि जो कार्य हैं, जो इन्होंने किया था, इन्होंने जो 10,000 एक्सपेरिमेंट दे करके, और वहाँ की जो ब्रून सोसाइटी से जर्नल निकलता था, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी, उसमें द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादप संकरणों का प्रयोग, इस नाम से इन्होंने छपवाया था। परंतु 86 में मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु 86 में हुई थी, 1986, किसी ने इनके तरफ ध्यान नहीं दिया था। फिर 1900 में कह लीजिए कि 3 साइंटिस्टों ने, ह्यूगो डिब्रिज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क, ये 3 वैज्ञानिक हैं। ह्यूगो डिब्रिज हॉलैंड के थे, कार्ल कोरेंस ये जर्मनी के, और शेरमार्क ये ऑस्ट्रिया का ही था। इन तीनों ने मेंडल के नियम का पुनर्निरीक्षण किया, 3 साइंटिस्टों ने। और इन्होंने पुनर्निरीक्षण जब किया तो ये पाया कि मेंडल्स के जो नियम थे वो सही। इसी के साथ 1905 में बेटसन और पुन्नेट ने इनके एक्सपेरिमेंट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर ये बताया कि लगभग इस तरीके से मटर के पौधे में जो एक्सपेरिमेंट कराए हैं, इनके परिणाम सही हैं। तब जेनेटिक्स की स्थापना की गई। ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का पितामह माना गया। आगे उसके तारतम्य में हम लोग चलेंगे। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। आज कुछ बेसिक चीजें बहुत जरूरी हैं जो उनको ध्यान रखेंगे। मटर के पौधे का चुनाव किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसका नाम है बॉटनिकल पाइसम सैटाइवम। तो पाइसम सैटाइवम पौधे पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। कॉमन नेम वो गार्डन पी है, बगीचे की मटर है, जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और इस मटर के पौधे में 7 जोड़ी कह लीजिए विपर्यायी कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे उसमें अगर देखें हम कैरेक्टर की अगर बात करते हैं कि जो उनमें विरोधी लक्षणों की बात हो रही है, तो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? कैरेक्टर अगर देखा जाए जो उनमें पाए जाते हैं, उसमें 2 प्रकार के कैरेक्टर होंगे, ध्यान रखेंगे। एक होंगे डोमिनेंट, डोमिनेंट माने प्रभावी लक्षण। डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब होता है प्रभावी लक्षण, प्रभावी, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रभावी। और दूसरे होते हैं, ध्यान रखेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर, अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी।
प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी लक्षण का मतलब होता है कि जब हम दो लक्षणों को कैरेक्टर्स के बीच क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में, पहली पीढ़ी में जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो कौन से कैरेक्टर को व्यक्त करेंगे। जो कैरेक्टर दिखेगा वो होगा डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो दब जाएगा, प्रेस्ड हो जाएगा, वो कहलाएगा रिसेसिव कैरेक्टर। यानी रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई नहीं देंगे और उनके जीन्स हैं, और डोमिनेंट कैरेक्टर जो दिखाई देंगे बाहर से वो कहलाएंगे, यानी वो फिनोटाइपिकली ऊपरी तौर से दिखाई देने वाले कैरेक्टर जो होते हैं वो फिनोटाइप कहलाते हैं, दिखाई देंगे बाहर से। जैसे मान लीजिए कि मेंडल ने पर्पल फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच क्रॉस कराया, एक कैरेक्टर लिया। पर्पल फ्लावर मैंने बैगनी रंग का जो पुष्प था, और व्हाइट कलर का लिया, यानी रिसेसिव कैरेक्टर था सफेद रंग की। इन दोनों के बीच क्रॉस कराया तो जितने बीज पहली पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में बनेंगे उनको बोएंगे तो सारे के सारे पौधे पर्पल फ्लावर वाले आते हैं, यानी पर्पल कलर जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसी तरीके से जैसे राउंड सीड और रिंकल्ड सीड के बीच कराया, राउंड माने गोल बीज है और रिंकल्ड माने कैसे थे, झुर्रीदार, बीच बीच में पिचके हुए, उनके बीच क्रॉस कराता है तो F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, जो बीज बनेंगे, उन बीजों को देखने पर बाहर से वो सब राउंड दिखाई देंगे, यानी प्रभावी कैरेक्टर राउंड सीड का हो गया, रिंकल्ड सीड जो था वो अप्रभावी हो गया। तो इस तरीके से 7 पेयर, 7 जोड़ी कह लीजिए, यहाँ पर पर्यायी कैरेक्टर थे, उनमें विरोधी लक्षण थे एक दूसरे के। तो मेंडल ने वो मटर के पौधे को चुनाव भी बहुत सोच समझ करके किया था। तो कौन कौन से कैरेक्टर अगर देखे जाए तो थे, उनको आपको ध्यान रखना है। अगर हम इनको बहुत सरलता से लेना चाहें तो जैसे हम लोग पहले ले लें, मान लीजिए सीरियल नंबर हो गया ए में, हम लोग पहले ले लेते हैं सीड का कैरेक्टर लेते हैं। तो सीड कैरेक्टर में सबसे पहली बात हो जाएगी, सीड का हम क्या लेंगे, शेप ले लेते हैं, कैसा है शेप, ये सीड का ले रहे हैं, ध्यान देना, सीड कैरेक्टर। सीड कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर लिए सीड का शेप। तो अगर राउंड था, राउंड सीड, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और रिंकल्ड, WRINKLED, रिंकल्ड को बोलते हैं हिंदी में झुर्रीदार। अंग्रेजी ठीक है, हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। रिंकल्ड का मतलब होगा झुर्रीदार। झुर्रीदार का मतलब ऐसा बीज, ये बीच बीच में इस तरीके से थोड़ा सा। राउंड का मतलब हुआ ऐसा बीज, पूरा गोल चिकना, इस तरीके का सीड, ऐसा सीड, ये राउंड सीड है। और ये रिंकल्ड है, बीच बीच में देख रहे हैं कि पिचका हुआ, झुर्रीदार। तो एक तो ये लिया इन्होंने, शेप की बात की। दूसरा कॉटिलीडन का कलर लिया, कॉटिलीडन कलर उसका, कॉटिलीडन माने उसका जो दाल है, बीज पत्र है, अगर येलो है, येलो कलर की है तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और अगर ग्रीन है, हरी है, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर। दाल का मतलब दो, अगर खोलेंगे तो दालें रहती है, देखते होंगे, दो बीज पत्री है, 2 दालें होती हैं। बीज को खोलने के बाद मटर को देख लीजिए, 2 दालें, वो दालों का कलर अगर पीला है, येलो कलर अगर है, पीला कलर है, तो ये प्रभावी है। और अगर हरा कलर उसका होगा, ग्रीन कलर अगर बीज के दालों का होगा, ये बीज के दालें मान लीजिए दोनों हैं, तो ये ग्रीन अगर हो जाएगा तो ये रिसेसिव कैरेक्टर होगा। येलो होगा तो कैसा होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर। इसी तरीके से इनके कोट देख ले, सीड कोट का कलर कैसा है,
COAT, कोट कलर। कोट माने सीड कोट, ऊपर से कोट की रचना अगर देखी जाएगी, सीड कोट की रचना में कैसा रहेगा ये, तो सीड कोट ग्रे कलर का हो सकता है, व्हाइट कलर का, ग्रे धूसर रंग, ये प्रभावी होगा। और व्हाइट कलर अगर है तो कैसा है उसका, अप्रभावी। तो ये सीड की बात करते हैं अगर हम लोग, तो ये आया। दूसरी बात, अगर उसमें हम पोट्स का कैरेक्टर देखेंगे, जो फली है, पोट कैरेक्टर, तो फली में, फली का वो देख सकते हैं। पहले तो हम फली किस तरीके से है, फूली हुई है कि पिचकी हुई है, यानी उसके भी शेप की हमें बात करें। फली में भी उसका जो शेप है, चौथा नंबर आ जाएगा, 3 वहां कर दिएगा, तो शेप उसका देखेंगे तो कैसा है, इनफ्लेटेड, फूला हुआ है, तो यह प्रभावी लक्षण होगा। और कॉन्स्ट्रिक्टेड है, अगर तो मतलब संकीर्णित, फूली हुई फली, यानी फली का जो आप देखेंगे वो, तो ये फली कैसी हुई है, फूली हुई है इस तरीके से, ऐसा उसका वो है। और यहाँ कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब हुआ कि फली थोड़ा सा संकीर्णित है, बीच बीच में थोड़ा सा वो है, तो वो बातें यहाँ पर ध्यान रखें। इसी तरीके से फली के भी हम कलर की बात कर लें, ग्रीन है कि येलो है, या जस्ट उल्टा कलर फली का, ग्रीन है या येलो है। ये फली का रंग अगर हरा है रंग तो ये प्रभावी कहलाएगा, और ये अगर पीला है तो ये अप्रभावी कहलाएगा। ध्यान विशेष रूप से रखना है आपको। उसका बीज का उल्टा है, बीज में येलो अगर था तो प्रभावी था और ग्रीन था अप्रभावी। यहाँ पर डोमिनेंट होगा ग्रीन और रिसेसिव होगा कौन, येलो। इसको ध्यान में रखना है, कलर की भी बात करेंगे। इसी तरीके से पोजीशन ऑफ पोट, उसकी पोजीशन कहाँ है, पोजीशन ऑफ पोट, इसकी स्थिति, अगर ये एक्जिल है, एक्जिल, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और अगर ये टर्मिनल है तो अप्रभावी। इसका मतलब ये हुआ, एक्जिल का मतलब हुआ कि जैसे ये पौधा है मटर का, मटर के पौधे में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये तो उसका जान रहे हैं क्या होता है, स्टिप्यूल बड़ा साइज हो जाता है भोजन बनाने के लिए, क्योंकि पत्तियां बहुत स्मॉलेस्ट छोटी होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है अगर फ्लावर लगेगा, मान लीजिए पुष्प निकलेगा, इसके कक्ष से अगर निकलता है, पत्ती के कक्ष से, ये मान लीजिए कि यहाँ पर पत्ती है, ये पत्ती लगी है, लीफ है, अगर इनके कक्ष से लगेगा, पत्ती के कक्ष से कोई पुष्प लग रहा है, यहाँ से ये जा रहा है पुष्प, यहाँ से पुष्प लग रहा है मान लीजिए, ये मान लीजिए फ्लावर लग रहा है, उसमें 9+1 की व्यवस्था होती है, पैपिलियोनेसी की बात है, स्टेमेन की संख्या होती है 9। तो यहाँ दिखाए गए हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखाया गया, 9 होती है। और ये उसका जो है कार्पेल वाला हिस्सा है, ये दिखाया गया है कार्पेल। तो अगर यहाँ पर ये मान लीजिए पुष्प लगने की बात मतलब था यहाँ कि अगर पत्ती के कक्ष से यहाँ से निकलता है, ऐसा फ्लावर कहलाएगा एक्जिल। और अगर ऐसा पुष्प लगता है कि ये मान लीजिए कि
पत्ती के कच्छ की बात हम कर रहे हैं। ये कच्छ पत्ती है, कच्छ है उसका, ये पत्ती है। और पुष्प नहीं, कच्छ में नहीं है। पुष्प जा करके कहाँ लग रहा है? शीर्ष पर, ऊपर ले आइए। अब यहाँ शीर्ष पर, उसके ऊपर जो है, यहाँ पर मान लीजिए कि पुष्प लग रहा है ऐसे जगह पर। तो ये ध्यान में आपको आना चाहिए, ये टर्मिनल कहलाएगा। पुष्प कैसा कहलाएगा? यहाँ पर टर्मिनल पुष्प है, ये टर्मिनल फ्लावर है। तो ये अप्रभावी गुण होगा। और कच्छ से लगा है पत्ती के, तो ये कैसा है? पत्तियां ये प्रभावी है, इसको बोलेंगे एक्जिल, कच्छ से लगना। तो एक्जिलरी फ्लावर प्रभावी गुण, और टर्मिनल फ्लावर का गुण कैसा होगा? अप्रभावी गुण। इसी तरीके से और कैरेक्टर ले सकते हैं इनके प्लांट की जो है, हम हाइट की बात कर लेते हैं। ये प्लांट का जो स्टेम वाला हिस्सा होगा उसकी बात होगी, कैरेक्टर स्टेम कैरेक्टर। स्टेम में मुख्य रूप से कैरेक्टर में उसके हाइट की बात करेंगे। क्या पोजीशन है प्लांट की? प्लांट हाइट, पौधे की हाइट। तो अगर टाल प्लांट है, लंबा पौधा है, तो ये प्रभावी गुण है। और अगर ड्वार्फ प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट, बौना पौधा है, तो अप्रभावी गुण है। यानी अगर लंबे पौधे का, मटर के बौने पौधे के साथ क्रॉस कराएंगे तो लंबा ही पहली पीढ़ी में आएगा। फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे लंबे पौधे होंगे। यानी पहली पीढ़ी में जो कैरेक्टर दिखाई देता है वो प्रभावी गुण होता है। जो दब जाता है वो कैसा होता है? अप्रभावी गुण होता है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद मटर के पौधे में उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था, और काफी एक्सपेरिमेंट किए थे। ये 7 जोड़ी भी पर्यायी लक्षणों की हम लोगों ने बातें की। मिटाने वाला देव जी, तो ये 7 जोड़ी विरोधी गुण जो मटर के पौधे में हैं, इन्हीं के बीच आपको क्रॉस कराना है। इन्हीं के बीच क्रॉस की प्रक्रिया होगी। इसके पहले कुछ कॉमन बातें हैं जिनको हम लोगों को जान लेना चाहिए। वो मुख्य बात यह है कि मेंडल कह लीजिए कि बड़े भविष्य को सोच करके और बहुत ही गणितीय गणना को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, इसीलिए मेंडल सफल हुए। मेंडल से पहले भी बहुत ढेर सारे लोगों ने प्रयास किया था, परंतु सफल नहीं हो पाए थे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए कि मटर के पौधे का उन्होंने जो चयन किया था उसके पीछे कारण था। तो देखेंगे, काजेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्लांट, पी प्लांट फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब ये है कि मटर के पौधे के चुनाव के क्या कारण थे। मेंडल जो सफल हुए उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था, कुछ कारण जान करके किया था। तो काजेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, पी प्लांट कौन सा? गार्डन पी, जो बगीचे की मटर है। फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन PION, हाइब्रिडाइजेशन माने संकरण एक्सपेरिमेंट। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देते हैं, इन प्रश्नों को भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कह लीजिए कि जो मटर का पौधा, मटर के पौधे के चयन का कारण, क्या कारण था कि उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रही है कि उन्होंने मटर के पौधे का सोच समझ करके चुनाव किया था।
इसीलिए वो सफल हुए थे। तो मेंडल संकरण प्रयोग के लिए मेंडल के द्वारा मटर के पौधे के चयन करने के जो कारण थे, पहला कारण देखिए ये था कि मटर का जो पौधा होता है उसकी लाइफ साइकिल 1 वर्ष की होती है। यूनी कह लीजिए कि 1 वर्षीय पौधा है, एनुअल। अगर बहुवर्षीय होगा मटर के जगह पर आम का पौधा ले लेते तो पता चला 5 साल तक तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, फिर फ्लावरिंग करेगा, बड़ा लंबा मैंने उसमें क्रॉस कराना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इतने जो 10,000 एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी कर गए तो क्या कर पाएंगे। मटर के पौधे की लाइफ साइकिल छोटी है, छोटी होने के कारण उसकी लाइफ साइकिल जो है 3 से 4 महीने के अंदर कह लीजिए कि पौधा बीज तैयार कर देगा, फिर दोबारा हम बो करके अगली जनरेशन का अध्ययन कर सकते हैं, फिर वो तो 1 साल में ही 2-3 पीढ़ियों का हम अध्ययन कर सकते हैं। तो एक तो सबसे प्रमुख कारण था कि मटर के पौधे का जीवन काल बहुत छोटा था, 1 वर्षीय था। दूसरी बात, ये बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी था। द्विलिंगी का मतलब उसी में नर जनन भाग और मादा जनन भाग दोनों ही उपस्थित थे, और दोनों की उपस्थिति जब थी तो बड़े आसानी से हम उनमें क्रॉस करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण बात थी। तीसरी बात, मटर के पौधे को आसानी से कह लीजिए कि हम उगा सकते हैं, उगाया जा सकता था। और साकी होता है, 1 वर्षीय होता है, यूनिसेक्स कह लीजिए कि एनुअल है, और हर्ब है, साकी पौधा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयोग कराने में आसानी होगी। इसका जो फ्लावर होता है यहाँ पर ये देखेंगे तो पैपिलियोनेसी में फ्लावर ही जो होते हैं विशेष प्रकार के रहते हैं, जिनमें एक पेटल, स्टैंडर्ड पेटल होता है बड़ा, 2 विंग होते हैं और 2 कील होते हैं, यानी विशेष प्रकार का, जिसको हम लोग वर्टिसिलास्टर कहें, कि इनको जो है मुख्य रूप से यहाँ पर जब प्रेजेंटेशन भी पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि किस तरीके से पुष्प की स्थिति दिख जाती है। एक ऊपर बड़ा सा तितली के आकार का मतलब यही है कि एक पेटल, स्टैंडर्ड पेटल होता है, 2 होते हैं जो कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे, विंग कहलाते हैं, बगल में होते हैं, और 2 होते हैं इस तरीके से जो यहाँ जाकर जुड़ जाते हैं, ये स्वतंत्र भाग रहते हैं, ये कील कहलाते हैं, ऐसा। तो यहाँ पर पोजीशन ही ऐसी रहती है कि बड़े आसानी से यहाँ पर हम उनको खोलकर परागण करा सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण कारण था। तीसरी बात, इनमें जब हम फ्लावर को खोल करके मेल पार्ट को काटकर अलग करते हैं, स्टेमन को, तो ये फीमेल फ्लावर की तरह फंक्शन करता है, और फीमेल पार्ट को अगर अलग करेंगे तो मेल वाला जीवित रहेगा, यानी बड़े आसानी से हम क्रॉस करा लेते हैं। तीसरी बात, क्रॉस कराने के बाद जो बीज बनते हैं वो उन फर्टाइल होते हैं, जीवन क्षम होते हैं, उनको बोने पर अंकुरित होते हैं। आजकल तो बहुत ढेर सारे ऐसे हाइब्रिड सीड प्राप्त हो जाते हैं कि जिनको अगर आप दोबारा बोइए तो वो अंकुरित नहीं होते हैं, बट यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। तीसरी बात, कैरेक्टर्स जो होते हैं उनकी प्योरिटी बनी रहती है। आगे आप क्रॉस करा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको आगे इनको जब सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, स्व परागण, तो इनके कैरेक्टर फिर से एक दूसरे से कह लीजिए कि पृथक होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। ये भी कैरेक्टर देखने के लिए इनमें मिलता है। तीसरी बात, मटर के पौधे में आपने देखा अभी कि 7 जोड़ी कह लीजिए, उनमें विरोधी कैरेक्टर हैं, विपर्यायी लक्षण हैं, जिनका एक दूसरे से कह लीजिए कि क्रॉस कराते हैं, उनके बीच में वो करते हैं। तो इस तरीके से इनमें प्योर ब्रीडिंग बैरियर्स प्राप्त होंगे और हाइब्रिडाइजेशन कराना आसान होगा, शुद्धता बनी रहेगी। एक बार निकालने पर ये आसानी से कह लीजिए कि मेल की तरह या फीमेल की तरह फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर ये सारे कैरेक्टर को देखने के बाद में मेंडल ने बड़ा सोच समझ करके मटर के पौधे का चयन किया, सिलेक्शन किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण थी। उसी के साथ आता है कि कॉजेस ऑफ मेंडल्स सक्सेस, यानी
मेंडल के सफलता के क्या कारण थे? causes of Mendel's success, SUCCESS, मेंडल्स सक्सेस, मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल क्यों सफल हुए? तो मेंडल की सफलता का कारण तो अभी हमने बताया था कि मेंडल ने बड़ा सोच समझ करके ही मटर के पौधे का चयन किया था। मटर के पौधे का चयन सोच समझ करके किया था ताकि क्रॉस कराना काफी आसान हो। लाइफ साइकिल उसकी बहुत छोटी थी, जिससे आसानी से उनमें क्रॉस कराया जा सकता है। गणित की कह लीजिए, पहले ही बताया था कि उनको मैथमेटिक्स की काफ़ी जानकारी थी, जिससे वो जो कह लीजिए रिजल्ट था उनका बड़े आसानी से सांख्यिकीय विश्लेषण कर लेते थे। बहुत ही आसानी से उनका सांख्यिकीय विश्लेषण करना काफ़ी आसान था। और उन्होंने बहुत ही भाग्यशाली थे कह लीजिए मेंडल, कि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था जिसमें 7 जोड़ी विपर्यायी लक्षण थे। और ये लक्षण जो विपर्यायी थे, अलग अलग इनके कैरेक्टर थे, किसी से लिंक्ड नहीं थे। लिंक्ड रहे होते अगर तो ये रिजल्ट उनको प्राप्त नहीं होता। आगे देखेंगे लिंकेज जब बताएंगे तो। सहलग्न जीव, परंतु यहाँ नहीं थे, ये सब स्वतंत्र थे, बड़े आसानी से कैरेक्टर पृथक अलग अलग ही थे। तो यहाँ लिंक्ड नहीं थे, तो आसानी से कह लीजिए कि इनका अनुपात प्राप्त हो सकता था, असामान्य अनुपात। और उन्होंने क्रॉस कराते समय एक बार में एक ही विपर्यायी लक्षण को लेकर क्रॉस कराया। जैसे टाल प्लांट लिया तो उसके रिसेसिव कैरेक्टर को किसको लिया, ड्वार्फ प्लांट को, उनके बीच क्रॉस कराया। तो ये बड़ा सोच समझ करके कह लीजिए उन्होंने अध्ययन किया। और मटर के पौधे का लाइफ स्पान बताए थे बहुत छोटा है। अगर वृक्ष ले लेते कोई बड़ा, तो जी जिसका लाइफ स्पान लंबा होगा तो क्रॉस कराने में, रिजल्ट को प्राप्त करने में काफ़ी दिक्कतें होती। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ करके मटर के पौधे का मेंडल ने चुनाव किया था और वो सफल रहे थे। तो ये भी प्रश्न पूछ देते हैं कभी कभी, मटर के पौधे का चुनाव मेंडल ने क्यों किया और मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। ये बहुत ढेर सारे इस तरीके के प्रश्न उठते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण और बात, उसके बाद क्रॉस कराना हम लोग देखेंगे कैसे क्रॉस कराते हैं, किस तरीके से करते हैं। पहले तो क्रॉस कराने की हम टेक्निक जाने। ये किताबों में टेक्निक वगैरह बहुत नहीं दिया जाता है, केवल ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। कैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको क्रॉस कराना होगा तो पौधे में किस तरीके से क्रॉस कराएंगे। तो टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी तकनीक, काहे की तकनीक संकरण, यानी हम संकरण जो कराएंगे पौधों में, उनको संकरण कराने की जो है कह लीजिए टेक्निक कौन सी टेक्निक हम संकरण की तकनीक प्रयोग करेंगे। तो यहाँ संकरण की जो है क्या है, ये तकनीक, संकरण तकनीक। हम एक आपको बहुत महत्वपूर्ण बात समझाना चाह रहे हैं कि हम जिन पौधों में संकरण कराते हैं, मटर के पौधे में मान लीजिए कि संकरण की हम बात कर रहे हैं। मटर का पौधा द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे में होते हैं। कोई भी पुष्प हो, पौधा हो, अगर उसमें पुष्प के जो है मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट हैं तो वो कहलाता है बाइसेक्सुअल। ऐसा जैसे ये मान लीजिए कि फ्लावर है जिसमें ये ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा हो गया, और ये उसके बाद में कह लीजिए कि स्टेमेन लगे।
ये स्टेमन, ये पेटल है, और ये सेपल है। तो ये सेपल है, ये पेटल है, ये स्टेमन है, और ये अंदर वाला जो भाग था ये कार्पेल। कार्पेल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सबसे ऊपर एक घुंडी वाला स्टिग्मा जो कि रिसीव करता है कह लीजिए कि उनको, किसको, पॉलन ग्रेन्स को, और ये स्टाइल है, और ये नीचे फूला भाग ओवरी जिसमें ओव्यूल हो, और ये स्टेमन है। स्टेमन में नर भाग है, मेल पार्ट ऑफ कह लीजिए कि प्लांट का ये मेल पार्ट होगा, नर भाग होगा। इसमें एंथर है, और ये जहाँ जुड़ा होता कनेक्टिव, और ये डंठल जो इसमें है ये फिलामेंट, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। एंथर में ही पॉलन ग्रेन बनेंगे, परागकण बनेंगे। ये पुष्प बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, क्योंकि इसमें चारों भाग दिख रहे हैं। साथ में ये जरूरी है कि ये कार्पेल जो है ये मादा भाग है, ये भी उपस्थित है, और स्टेमेन इसका नर भाग है। इस तरीके से शैम्बल संकेत प्रयोग करते हैं। ये नर के लिए, ये मादा के माने ये कार्पेल यानी मादा के लिए, फीमेल के लिए ऐसा, और ये मेल के लिए। और जब दोनों किसी फ्लावर में होंगे तो उसके लिए इस तरीके से शैम्बल प्रयोग करेंगे ऐसा। मेल फीमेल दोनों है, यानी बाइसेक्सुअल। ये द्विलिंगी है संकेत, ये एक लिंगी का है, मेल फीमेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है लिखते हैं, और ये वाला संकेत मेल के लिए होता है। ये प्रयोग करेंगे। आप 11th में ही पढ़े हैं जब आपको फैमिली का डिस्क्रिप्शन पढ़ाया गया था, ये सारी बातें पुरानी। तो ये पुष्प द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। अब हमको क्रॉस कराना होगा, क्योंकि फ्लावर जैसे ही ओपन होगा, खुलेगा, तो ये परागकण इसमें मैच्योर हो जाते हैं, तब तक जानना इसके अंदर जो बनेगी। ये तो पॉलिनेशन कर लेगा, परागण कर लेगा, इसका परागकण यहाँ आ जाएगा। हमको इसको परागण होने से रोकना है। मान लीजिए गमले में लगा एक पौधा था ये, और ये पुष्प इसी का था। गमले में लगे हुए पौधे, ये गमले में लगा हुआ एक पौधा था, और ये इसका ये पुष्प था। इसी तरीके से एक गमले में लगा हुआ पौधा इधर भी मान लीजिए है, और इसमें भी ये पुष्प इधर लगा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर ये पुष्प लगा हुआ है, ये पुष्प लगा, खिला नहीं है अभी। हमको अब क्रॉस कराना है इसके बीच में और इसके बीच में क्रॉस कराना है। मान लो ये टाल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है, या ये रेड फ्लावर है, ये व्हाइट फ्लावर है, पर्पल फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, जो भी लीजिए। हमको क्रॉस कराना है। स्वयं परागण, ये जब इसी का परागण इसी में जाता है तो सेल्फ पॉलिनेशन करते हो, स्वपरागण। हमको क्रॉस कराना है, इसी का इसी में ना हो पाए, दूसरे से हम ड्वार्फ प्लांट से, बौने वाले से करा रहे हैं, लंबे वाले, या लाल पुष्प वाले का सफेद से करा रहे हैं, ऐसा मान। तो हमको क्या करना होगा, हमको ये पौधे को, इसको जैसे पुष्प खिलने वाला हुआ, बर्ड पोजीशन में, कलिका में है, नीडल, कैंची, चिमटी की मदद से इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, खोल देंगे, ओपन करेंगे। कभी कभी गुलाब वगैरह का लेकर खोलते हैं, कली रहती है, देखते हैं हटाकर धीरे धीरे कैसा बना रहता है। तो इसको धीरे धीरे हम ओपन करेंगे, खोल लेंगे चिमटी, नीडल, कैंची से, और उसके बाद में इसके स्टेमन वाले हिस्से को, इस वाले पुष्प से, स्टेमन माने ये वाला हिस्सा, ये एंथर वाला, ये कट करके, इनको काट कर हम निकाल देंगे, काट कर निकाल देंगे, यानी नर वाला हिस्सा काट करके हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। कट गया, निकल गया। अब कौन भाग बचा, मादा, यानी अब ये फीमेल फ्लावर हो गया। ये मेल का हिस्सा आपने काट करके क्या कर दिया, निकाल दिया है, केवल मादा भाग बचा, फीमेल पार्ट अभी मैच्योर होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको इसके परागकण चाहिए, जो एंथर हैं इनके परागकण, पॉलन ग्रेन्स, इसके पॉलन ग्रेन्स को क्या करेंगे, ले आकर के इसके स्टिग्मा पर छिड़क देंगे, डाल देंगे।
ये क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर जो बीज बनेंगे ये हाइब्रिड होंगे, दोनों के कैरेक्टर आएंगे, प्योर तो नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पर ये प्लांट दूसरे उस कैरेक्टर वाला, ये दूसरे कैरेक्टर वाला है, तो आपने क्रॉस करा दिया। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात, जब इसका हम इमैस्कुलेशन किए थे, इनका यानी आंसर वाले हिस्से को कट करके जब हम निकाल दिए थे, उसको इस प्रक्रिया को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन बंध्याकरण कर रहे हैं, स्टेराइज उसको कह लीजिए मेल पार्ट को उससे सेपरेट काट कर अलग कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर इमैस्कुलेशन कहलाता है। और उसके बाद में दूसरे का परागकण अब न आ जाए, क्योंकि इसको आपने ओपन कर दिया है, तो इसके ऊपर क्या करते हैं, बैगिंग, कोई पॉलीथीन, कोई बोरा वस्त्री कह लीजिए वस्त्रीकरण, इसके ऊपर एक आवरण से ढक देते हैं, ताकि दूसरे का परागकण आकर यहाँ पॉलिनेशन न कर ले, परागण न कर ले। ऐसी टेक्निक अपना करके हम क्या करते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनका संकरण कराते हैं। ये टेक्निक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो बैगिंग ध्यान रखना क्या है, बोरा वस्त्रावरण उड़ाने की बात, उसको जो ढकने की बात की गई। इमैस्कुलेशन, हम उसके नर भाग को क्या करते हैं, काट करके निकालने की प्रक्रिया जो होती है, वो इमैस्कुलेशन की प्रक्रिया। तो इस तरीके से हम ये टेक्निक अपनाते हैं ताकि हम इनमें क्रॉस करा सकें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इतना ही करेंगे। अब इसके बाद का शेष जो है, इनमें संकरण हमको देखना है कि किस तरीके से हम इनमें क्रॉस कराएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको तीसरा पार्ट इसका जो है हम कल देखेंगे और इसको तैयार कर लेंगे। थैंक यू।